हम वोट लिए कहा है यहाँ, और वोट ले लेते तो और पैर हाथ तोड़ देवे अबरी का होगा। लेकिन आज के डेट में देखिए वो जितने नियम कानून है सब दबा दिए गए। और खास करके एक मौजा है रानी पोखर, वहाँ की जमीन जब वापस हो गई तो फिर बाकी मौजा की क्यों नहीं हो रही? तो खास करके उत्तरी विस्थापित क्षेत्रों को पीने का पानी पिलाने का काम कीजिए। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं पीने का पानी वहाँ नहीं दे सकता। जी हाँ, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, ये क्षेत्र जो है ये पचोरा बोकारो का उत्तरी क्षेत्र है, जहाँ 19 गांव के लोग एक महाजुटान के तहत उनके साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध में एकता का परिचय दे रहे हैं। मुख्य वक्ता हमारे बीच में है, वो क्या कहना चाहते हैं और उनका क्या संदेश रहेगा, हम सीधे उनसे जुड़ेंगे। आपका नाम बता दीजिए सबको एक बार। मेरा नाम अबोध गोस्वामी। महाजुटान का कार्यक्रम रखा था विस्थापितों को, जो पूरे बोकारो विस्थापित क्षेत्र के सिर्फ 19 गाँव के नहीं बल्कि दक्षिणी क्षेत्र से भी लोग आए थे और सबों का अच्छा सहयोग रहा। महाजुटान में इसलिए जुटा है कि हम मंथन करें कि इतने दिन तक विस्थापितों का साथ में जो अन्याय हुआ है वह 70 साल से लोगों को जो बसाया नहीं गया, विस्थापितों को पुनर्वास नहीं दिया गया, पेमेंट नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, माना कि आपने आधा अधूरा दे दिया है लेकिन वो पूर्ण रूप में नहीं दी। तो इसलिए हम लोग आज आप पर एक्शन नहीं लेते हैं। आप जो 1956 के तहत में भी और 1894 के नीति के आधार पर ही हमारा अधिग्रहण किए हैं, हम उसी अधिग्रहण में जो नियम है विस्थापितों को जमीन अधिग्रहण करने का, उसमें क्या पुनर्वास नीति नहीं है? अगर पुनर्वास नीति है तो आपने इतने दिन पहले क्यों नहीं दिया? अगर आप कहते हैं कागज में लिख के रखे हैं, कोई गांव वाले को किसी को नहीं पता है कि आप गांव में आके कैंप लगा के ग्रामीणों से राय लिए कि आपको फलाना जगह बसाया जाएगा, आप वहाँ चलिए, आपको बदले में इतना रुपया डिसमिल के आधार से आपको पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को जमीन के बदले में। वो क्या आप किसी को बताया? किसी भी गांव में प्रूफ है कि किसी के नाम पर सीसी वोटर बनाया कि आपके नाम पर इतना डिसमिल जमीन प्लॉट करा जा रहा है और आप चलिए वहाँ बस के इस जगह को खाली कीजिए? तो हम लोग उसी समय खाली करते। पर आज 70 साल से अधिनियम के समय से ही आपने इतने इस एरिया को लोगों अधिकारों से वंचित किया और आज तक उसको अधिकार का जो मौलिक अधिकार है कि अपना घर नहीं है, हम शरणार्थी की तरह जीवन गुजर कर रहे हैं। इसके पहले हमारे पूर्व नेताओं ने अनेक बार आपके सामने ये बातें रखी है। पता नहीं आपको अंदर में क्या रखा, लेकिन हमारे अपने नेताओं को हम लोगों ने ये मांग रखा था कि आप यहाँ के विस्थापितों को बसाने का काम कीजिए। हम न ऊपर है न नीचे है, न जमीन में है, न आकाश में, न पताल में, न मेरा कोई घर है, न मेरा कोई अधिकार है। अगर वास्तव में मेरा घर यहाँ है और वास्तव में मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो ये देखने का जिम्मेवारी किस पर है? आज 70 साल के जगह में जब से भी इस जमीन का अधिग्रहण किया, कभी तो कह दिया कि ये जमीन सरप्लस है। रणनीति क्या है आगे, आप लोग क्या सोचे हैं, क्या करेंगे, क्या कड़े स्टेप लेंगे आप? मीडिया के थ्रू मैं ये डीसी को कहना चाहता हूँ, जो आप जिले के अधिकारी हैं और झारखंड सरकार के हैं, तो आपको मैंने यही करा हो कि आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे अधिकार का जो उल्लंघन हुआ है इतने सालों से उसको आप देने का काम करिए और हम बसाने का काम कीजिए, हमें अस्थायी करने का काम कीजिए। हम आपको जमीन में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, जमीन आपको दे देंगे। पहले हमें अस्थायी रूप से बसाइए और अस्थायी रूप से बसाने का जो पुनर्वास नीति है वो बसाइए। आप बोकारो मैनेजमेंट के कहने पर हम अपने प्रशासन को गांव में मत भेज दीजिए शांत करने के लिए। प्रशासन को आप लाठी और बंदूक लेके गांव में मत भेजने के काम कीजिए। आप प्रशासन के कहने पर क्यों आते हैं? वो जो बोलता है उसको सत्य मान लेते हैं और ग्रामीण विस्थापित जो कहता है क्या उसको सत्य नहीं मानते हैं? तो सर्च करवाइए कि क्या सच्चाई है जो आपके नज़र के सामने है। 1.5 लाख की आबादी इस एरिया में है, इतने गाँव बसे हुए हैं। आपने इस जमीन को कहते हैं कि BSL को दे दिया गया। BSL ने जिस तरह से लिया, मैं उस नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं में कहता हूँ कि आपने विस्थापितों के दुख दर्द को नहीं देखा। आपने नहीं देखा कि किस गांव को पुनर्वास मिला नहीं मिला, कहाँ पेमेंट हुआ नहीं हुआ। आप किस अधिकार के तहत BSL को मालिकाना हक हमारे जमीन को दे दिया? क्या हमने जमीन को बेचा है? न BSL को बेचा है, न झारखंड सरकार के इन मंत्रियों के नाम पर बेचा है। फिर वो मंत्री को क्या अधिकार है हमारे जमीन को बेचने का? अगर अधिकार है तो यहाँ का विस्थापितों को भी अधिकार है कि उसको बसाने का काम किया करते। आज ये 1.5 लाख की आबादी में जो घर है इसको कहीं आपने पुनर्वास नहीं दिया है। BSL का दिया कि दे दिया तो मान लिया तुम,
लेकिन अगर दे दिया तो उसको प्रक्रिया को दिखावे कि इन लोगों को वहाँ प्लॉट काटा गया है, इन लोगों को ये नोटिस दिया गया है पुनर्वास के लिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। तो माननीय डीसी साहब से मैं आपका अपील करता हूँ, आपको 1 महीना का मैं समय दे रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर गांव में आइए, आपका स्वागत है, और कैंप लगा के पूरे गांव के सामने विस्थापितों को आप ये पुनर्वास देने का काम कीजिए, और जो यह समस्या है उसको सुनने का काम कीजिए। अगर आपको वो पावर नहीं है, आपको वो अधिकार नहीं है, तो आगे आप उचित प्लेटफॉर्म पर, उचित टेबल पर हमारे दुख और दर्द और अधिकार को देने के लिए आगे बात बढ़ाइए। हम यही आपसे अपील करते हैं कि हमको अपना अधिकार चाहिए। हम हक मांग रहे हैं आपसे, हम विस्थापित अपना अधिकार मांग रहे हैं कि मेरा अपना कोई घर नहीं है, हम शरणार्थी हैं। तो जो 70 बरस से शरणार्थी बना के रखो, तो आपको मैं 70 दिन का समय नहीं दूंगा। तो ये थे अबोध गोस्वामी जी, जो हमारे जिला प्रशासन को सीधे सीधे चेतावनी दे रहे थे। 1 महीना के अंदर जो है कि वो कड़ी कार्रवाई करते हुए जो है कि यहाँ के लोगों को हक अधिकार जो मिला नहीं है उन्हें देने का काम करेंगे। लगता है कि आप लोग का इस महाजुटान से जिला प्रशासन हो या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, क्या आप लोग की तकलीफ को वो सुन पाएंगे? आपको सबसे पहले धन्यवाद अदा करता हूं कि आप इस हमारी दुखों को जानने के लिए प्रयास किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमारे जो 70 साल की ये वेदनाएं हैं, इस वेदना का कौन जिम्मेदार है, मैंने छोटा सा उदाहरण के रूप में वहाँ पर लिख दिया है कि भैया आप देखिए कि आप कम से कम आधा दशक से ज़्यादा हमें गुलाम बना करके रखे, आधा शताब्दी से ज़्यादा गुलाम बना करके रखे हैं। क्या यही हमारा सिला है? इसीलिए हम लोग इस महाजुटान के माध्यम से और वनभोज के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारे जिला के प्रशासन प्रबंधन हो, चाहे हमारी राज्य के सरकार हो, हम जैसे हमारे पूर्व वक्ता मुख्य वक्ता ने बताया कि 26 जनवरी के बाद हम आपको बताने का काम करेंगे कि मेरा हक अधिकार है कि नहीं। आप यदि नहीं सोचेंगे तो हम भी आप कतई ऐसा नहीं करेंगे जो विधि सम्मत हो। अब हमको भी उग्र होना पड़ेगा, इसलिए कहना चाहते हैं कि आप जिला के मालिक हैं, आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को उचित प्लेटफॉर्म पर रखिए, और सरकार से भी यही कहना चाहते हैं कि आप इस ऐसे विधि व्यवस्था को, ऐसे अधिग्रहण की नीति को पलट डालिए, ऐसे नीतियों को पलटिए और विस्थापितों के साथ नीति बनाइए, विस्थापितों का हक का नीति बनाइए, जमीन की नीति बनाइए, जमीन के लोग का नीति बनाइए, यहाँ के आदिवासी लोग के लिए नीति बनाइए, मूलवासी लोगों के लिए नीति बनाइए। और ज़्यादा कहेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इतना ही कह के हम कहते हैं कि सरकार आपसे भी निवेदन है और हमारे डीसी महोदय जिला के मालिक हैं, आप उचित प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। सुनो ना, आपका क्या नाम है भैया? गौतम गोस्वामी। आप पढ़े लिखे हैं, क्या संकेत रहेगा आपके तरफ से इस महाजुटान के मैदान से? देखिए, हम लोग महाजुटान जो ये आज हम लोग वनभोज के तहत जो हम लोग किए हैं, तो हम लोग का मंशा यही है, हम लोग का कहना यही है कि हम लोग जिला प्रशासन के पास, सरकार के पास, बीएसएल प्रबंधन के पास अपना मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, जो आपने विस्तारीकरण को लेके जो चीज़ें आपने जो छोड़ दी हैं और आज के डेट में आप इस ज़मीन को अपना बता रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आप भी नियम कानून से चलिए, क्योंकि हमारा जो भविष्य वो बिल्कुल बीएसएल की ये जमीन नहीं है। बीएसएल को हम लोगों ने नहीं दिया है, वो लोग के अधिकारी को स्पष्ट मैंने कह दिया है कि आपको मैंने ज़मीन नहीं दिया है, आप वहाँ काम कैसे चालू किए गांव वालों के बगैर पूछे, बगैर इजाज़त से। तो थोड़ा देर तक वो लोग चुप हो गए, बाद में बोला कि हमको झारखंड सरकार ने दिया है। तो हमने स्पष्ट किया कि आप झारखंड सरकार को जाके ज़मीन मांगिए, हम झारखंड सरकार से ही लड़ेंगे, आपके साथ मेरा कोई लड़ाई नहीं है, आप साइड हो जाइए। और वो आज तक साइड ही था, पता नहीं बीच में कौन आया। ये वो बात और पूछ रहे हैं, बड़े उम्दा होकर, बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ में जिस विधायक को आप लोगों ने वोट दिया, वो कभी आप लोग की तकलीफ को सुनने आया? जी नहीं। उनसे मिले कभी? जब पहली बार विधायक बने थे वो तो गांव में आए थे कुछ दिन के बाद, उस समय हमने ये बात कहा था कि आप उत्तरी क्षेत्र के विस्थापितों के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र के बारे में जो लोग यहाँ नहीं बसे हैं उसको आप बसाने की बात कर रहे हैं, उसके पंचायत
और अधिकारों की बात कर रहे हैं। और जो यहाँ का मूलवासी है, जो आज इतने दिनों से यहाँ से अधिकार वंचित है, इसके बारे में भी आपको सदन में आवाज़ उठाना चाहिए था, किंतु उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। जब भी आवाज़ उठाया है सिर्फ नौटंकी भर का आवाज़ उठाया। हमने उसका सवाल मुँह से बोल दिया, उसका जवाब कोई नहीं दिया। और अब की बार ताज़ा एक उदाहरण सामने आया है। अभी करीब 1 सप्ताह पहले उन्होंने विधानसभा में पेयजल मंत्री को पूछा, जो लाइव कर रहा है, पूरा वायरल है, तो उसने पेयजल मंत्री को पूछा कि मंत्री महोदय, आप हमारे विस्थापित क्षेत्रों को, खास करके उत्तरी विस्थापित क्षेत्रों को पीने का पानी पिलाने का काम कीजिए। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं पीने का पानी वहाँ नहीं दे सकता, न पाइपलाइन के द्वारा दे सकता और न ही चापाकल दे सकता। ये जिस तरह हमको पता है कि ये जो ज़मीनें हैं, ये बीएसएल जो ज़मीनें ली थी, ये एग्रीमेंट के तहत, और ख़ास करके एक मौजा है रानी पोखर, वहाँ की ज़मीन जब वापस हो गई तो फिर बाकी मौजा की क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी सवाल है। आखिर इसका क्या मतलब बनता है, ये ज़रा सा आप नाम के साथ बताइए। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं कुछ शब्द में जाऊंगा। जैसे कि आपने कहा कि ये ज़मीन जो है कि राज्य सरकार की ओर जाती है, इसका मैं खंडन करता हूँ। कारण ये है, ये ज़मीन ना राज्य सरकार की जाती है, ना ही बीएसएल मैनेजमेंट के यहाँ जाती है, क्योंकि इस ज़मीन का जो माने पेमेंट का जो अधिग्रहण का जो प्रक्रिया है, उसको पूरा किया ही नहीं है। हाँ, ज़मीन का जो अधिग्रहण का जो प्रक्रिया होता है, उसको फुलफिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये ज़मीन अधर में, ये बहुत ही जटिल प्रश्न है और इसमें कोई जाना नहीं चाहता है, सब ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग इसमें क्लियर चाहते हैं कि इसको आप क्लियर कीजिए कि आपका ज़मीन अगर है तो कैसे है, और मेरा है तो मेरा कैसे होगा, इसमें आपको क्लियर करना होगा। तो क्लियर ये तभी होगा जब आप हमारे साथ, एक साथ मंच में बैठेंगे, हमसे बात करेंगे, तो हम उसको समझेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब कि कुछ ज़मीन उन्होंने एग्रीमेंट कराई, कुछ को नहीं कराई। एग्रीमेंट एक को भी नहीं कराई है। पचौरा का ज़मीन, पूरा पचौरा मौजा का ज़मीन, किसी 1 डिसमिल ज़मीन का भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वो अगर उनके पास है तो दिखा सकते हैं। हमारे रैयत के द्वारा कोई एक डिसमिल ज़मीन भी किसी को एग्रीमेंट नहीं किया है। इसका मैं दावे के साथ इसको मैं कह सकता हूँ। हमारे ज़मीन का कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। अधिग्रहण हुआ है, अधिग्रहण हुआ कि पूरा क्षेत्र को हम माने ये क्या कहते हैं, अधिग्रहण करके हम ये ज़मीन ये पेमेंट करके नोटिफाई करके हम ज़मीन को ले रहे हैं। राज्य सरकार, उस समय बिहार सरकार थी, तो बिहार सरकार के द्वारा इस ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था, जिसका प्रक्रिया था कि सारे ज़मीन को पेमेंट होना था। तो पेमेंट जो है कि आधा अधूरा हुआ है किसी ज़मीन का। उस समय भी जब वो पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट नोटिस में हमारे गाँव वालों ने उस पेमेंट को लेने से इनकार कर रहे थे, तो वो एडेक पेमेंट किया, अग्रिम एडेक पेमेंट करके कुछ पैसा वो पेमेंट किए थे, तो उसको हम तो फुलफिल नहीं मान सकते ना। तो वो एडेक पेमेंट हुआ है कि जैसे तैसे, मतलब मेरे सवाल का ये कटाच कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम तो जान रहे थे कि बीएसएल अगर ये ज़मीन एग्रीमेंट के तहत अपने पास ली है, और ये ज़मीन फिलहाल इनका मालिक अगर कहा जाए, अगर एग्रीमेंट के तहत ली है तो राज्य सरकार है, और राज्य सरकार अगर किसी ज़मीन को एग्रीमेंट के तहत किसी कल कारखाने के लिए लेती है, और अगर उसको निश्चित समय के लिए अगर वो उसमें काम नहीं होती है, तो वो ज़मीन जो है कि पुनः उनका मालिक जो है कि रैयत हो जाता है। तो तमाम बातों को समझते हुए हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस झारखंड में इस झारखंडियत की बात क्यों नहीं हो रही है। हम तो जान रहे हैं कि भाई हमारे यही सांसद, यही विधायक कानून बनाते हैं और फिर पदाधिकारी लागू नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम पेशा कानून सीएनटी एक्ट को अगर देखें तो पूरी तरह ये ज़मीन का मालिक यही लोग हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। पंचायत चुनाव से वंचित है ये लोग, विधायक सांसद का चुनाव कर रहे हैं। बताइए, जो झोपड़ी में रहता है, ज़रा सोचिए, उनको बैठाने के लिए, उनको सुविधा, उनको पानी, उनको हर चीज़ जो है कि सरकार मुहैया करवा रही है। ये एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र माने हम लोग के खिलाफ रचा गया है, जिसमें हमारे राज्य सरकार भी शामिल हो जा रहे हैं अभी इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो बीएसएल माने इसके ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए। हमारे इस पूरा क्षेत्र को ग्रीन लैंड घोषित किया है। हम मांग करते हैं सरकार से कि आप इसमें जांच बैठाइए
और हमारे जो यहाँ का जो बासिंदे हैं उनके घरों को जांच कीजिए। अगर 10 साल 5 साल में जो घर बना है तो अगर साबित हो जाता है कि ये गांव 10 साल पहले बैठा है या 5 साल पहले बैठा है तो हम लोग पूरा गांव खाली कर देंगे। अगर ये बात साबित नहीं होता है कि ये गांव 10 साल का नहीं है, ये 100 साल का गांव है, 500 साल का गांव है, अगर यदि ये साबित हो जाता है कि हम 500 साल से हम लोग बैठे हुए हैं, पूर्वजों द्वारा हम लोग का यहाँ पर बैठे हुए, हम लोग कभी 1 इंच हिले ही नहीं, तो फिर इनके ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए कि किस विशेष पर। बिल्कुल, मैं स्पष्ट करके समझा देता हूँ। देखिए, नक्शे में पूरे मोजा को साफ कर दिया गया है। ग्रीनलैंड का मतलब वही होता है। यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरा का पूरा एकदम लगता है कि बीएसएल का बाप का जमीन है। अगर इन लोगों का जमीन आप टोटल लिए हैं तो आप इन लोगों को दिखा दीजिए ना रे भाई, यही तो कह रहे हैं ना। एक बात और है अमीन साहब, आप तो खुद आप जानते हैं, आपको हमने गांव का नक्शा भी दिखाया है। जी जी, आपसे हम एक जमीन का नापी भी करवाए, 1-2 जी जमीन। एकदम करवाए हैं। तो वो नक्शा क्या हम लोगों ने तैयार किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नक्शा आज से नहीं, आज 100 साल पहले का नक्शा 1908 का होगा, या मैंने उसी समय का जो सर्वे सेटलमेंट का जो नाप हुआ था उसी समय का नक्शा है वो। जो हम लोग उस समय थे नहीं, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, मेरे बाप दादा लोग पैदा हुए थे, उस समय का वो नक्शा है, अभी भी मेरे पास उपलब्ध है। तो वो हमारे नक्शा के अनुसार मेरा गांव बसा हुआ है, उसको जांच करें उस नक्शा में कहाँ हेर फेर है, वो नक्शा कहीं फर्जी है क्या। अगर यदि वो नक्शा फर्जी है तो हम लोग फिर फर्जी हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल, मैं एक बात आज यहाँ पे विस्थापित का महाजुटान के मैदान से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग फिलहाल कानूनी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उनका एक बार आप लोग सहारा लीजिए, क्योंकि इसमें जो गलती किए हैं, जो भी पदाधिकारी गलती किए हैं, जो अधिकारी गलती किए हैं, ये लोग कौन हिसाब से किए हैं, ये सारे लोग कोर्ट, हमारे लिए हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जवाब देंगे ये लोग। क्योंकि मैं कई वक्ताओं की बात सुन रहा था, ग्रीनलैंड की बात बार बार आ रही थी, क्योंकि जब भी कोई अपना घर खेत बाड़ी का नक्शा देख रहा है तो वहाँ उनका खेत और बाड़ी घर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बताइए, जबकि यहाँ के लोगों को पूरी तरह से ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिला, एग्रीमेंट किया है ज़मीन कंपनी को, आज उसको नक्शे से मिटा दीजिएगा, वो किस हिसाब से। आप बहुत अच्छे जानकार हैं, बताइए कि आप लोग हथियार उठाएंगे कि कानूनी प्रोसेस में जाएंगे? देखिए, एक आम आदमी तो हथियार नहीं उठाना चाहता है। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन जब अपना हक अधिकार को कुचल दिया जाएगा, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, हम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। मेरा सीधा सा ये कहना है कि हमारा क्षेत्र को जो आप अभी जो ग्रीनलैंड घोषित किए हैं, आय जाति आवासीय, वो सब जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आपका जो स्वच्छ भारत योजना है, जो पूरा देश भर में चलता है, क्या हमारे यहाँ लोग नहीं है? उसका 1 रुपया हमारे यहाँ नहीं आया। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, आप झारखंड में इतना विकास कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ आज झारखंड पहुँच गया है और बढ़ रहा है, लेकिन कभी हमारे क्षेत्र पे आइए। 1.5 लाख भाई, ये क्यों नहीं कह रहे हो कि हमें पहले यहाँ से हटाया ही नहीं गया कभी? तो आज हमारे बाप दादा जहाँ तक हमें जानकारी देते हैं, हम लोग 400-500 साल से यहीं पे हैं। और जब प्लांट बैठने के लिए जब हुआ था, तो हमारे बाप दादा ने प्लांट ये कह के दिया था कि जब तक यहाँ ये प्लांट रहेगा ना, तब तक आप लोग का बेटा लोग का आने वाला का भविष्य का यहाँ नौकरी मिलेगा। 4th कैटेगरी में यहाँ का आरक्षण प्राप्त था कि यहाँ का जो विस्थापित होगा उसको 4th कैटेगरी में यहाँ का नौकरी मिलेगा। 8 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आएंगे, उनका विकास का काम का जो जिम्मेवारी होगा वो बीएसएल प्रबंधन का होगा। लेकिन आज के डेट में देखिए, वो जितने नियम कानून है सब दबा दिए गए हैं। हमें बता दीजिए कि बीएसएल प्लांट जब बैठा हुआ था, उस समय कितने स्वीकृति और कितने जो नियम कानून बने थे, उसका दस्तावेज कहाँ है? आप क्यों नहीं दिखाते कि हाँ, हम बीएसएल प्लांट जब हम बैठाए थे तो जो हमारा नियम कानून था हम उतना किए हैं? आप दिखा दीजिए हमको कि हमने जो संधि किया था, उस समय जो किया था उसको हम पालन कर रहे हैं। कुछ पालन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का योजना भी हम तक नहीं पहुँच रहा है। मोटी मोटी बात में मुख्यमंत्री साहब आप समझिए, ठीक है, आपके पास बड़े कम समय होता है, हमको पता है। इन लोगों को कभी विस्थापित करके दूसरा जगह बसाया नहीं, और भैया इन लोगों को ग्रीनलैंड घोषित कर दिया। अब ये लोग बरसों से अपने बाप आजा के समझ से रहते आए हैं, अब इनके बच्चों का जातीय आवासीय नहीं बन रही है। यही है हमारा झारखंड, बताइए, यही बात है ना? हाँ, वही बात है। एकदम एक लाइन में। जी जी जी, जब ग्रीन लाइन, नाम बताइए। गोपी केवट मेरा नाम है।
सर, जब ग्रीन लाइन यहाँ घोषित कर रहा है सरकार, मेजरमेंट, प्रशासन, प्रबंधक जो ग्रीन लाइन जो घोषित कर रहा है, तो यहाँ वोटर कैसे पड़ रहा है? विधायक को, एमपी को कैसे वोट पड़ रहा है? कैसे वो वोट लेने के लिए आ जाता है? काहे वोट लेता है वो यहाँ? और काहे वोट हम लोग फिर देते हैं और वोट से विधायक बनता है? वो जाके रांची में जाके वहाँ संसद में बैठता है ना? आपका जाके ये जो अथी है बिरिंची नारायण है ना, वो आज तक यहाँ दिखाया है? और अथी जो बन के बैठा हुआ है सो हम लोग बैठाए हैं, और आज तक वो वहाँ जो जाके अपना देखता है धनबाद और अथी रांची देखता है और जाके दिल्ली में बैठता है। ये नहीं सोच रहा था जो पंचोरा कहाँ है? पंचोरा चौरा का है गो आ रहा हूँ 19 गाँव का नाम लेना 1984 गाँव 84 को है ना। हाँ। सब बुझे पड़े हमारा 84 गाँव 64 मौजा जो लोग हल और तकर बाद 19 गाँव के जो अगर पंचायत नहीं बनल आज तक और 19 गाँव में वोट ले है नहीं, वोट लिए कहाँ है यहाँ? और वोट लिए लेते तो और पैर हाथ तोड़ देवे अब यहाँ, बुझले ना? अब जय विधायक कहते ना, तो हम लोग को जब हमने ग्रीन लाइन में है नहीं है, हम जंगल झाड़ में है नहीं है, तो ग्रीन लाइन में गाछ पात गुले टेंगटा तोड़ते, बुझले ना? जब आदमी है ना। बिल्कुल, इनका कहना है कि जब हम लोग ग्रीन लैंड में है, हम लोग का घर द्वार कोनो नक्शा में है ना है, तो घंटा का दिन हमारे पास वोट लिया है, अगर बात यदि आए तो तोरा उल्टा हमारे पाठ पढ़ाई देवो और की पढ़ाई तो उल्टा पहले तो सुनी लगा लाइन है। लेकिन आने वाले तमाम विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि दादा नाइंसाफ़ी अब नहीं चलेगी, क्योंकि आज़ाद भारत के आज़ाद लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, हर तरह की बात को समझते हैं। और मैं आप लोगों का छोटा भाई, जय झारखंड।